हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीटीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के 2013 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, इक्विवेलेंट एनर्जी 1 AMU की किसके बराबर होगी? 106 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 535 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे हुआ ये देख लेते हैं। 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। आइंस्टीन्स की मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग E बराबर mc², जहाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेग है लाइट का। तो E बराबर हो जाएगा, m की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.66 इंटू 10⁻27 10⁻−27 और c की जगह पुट करेंगे 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे 10⁸ का स्क्वायर। ये आ जाएगा 14.94 इंटू 10⁻11 जूल्स। इसे फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। इक्विवेलेंट एनर्जी 1 AMU की किसके बराबर होगी? तो ये चारों ऑप्शन में से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, यानी 10⁻27 किलोग्राम। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस E बराबर mc² होगा, जहाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सभी चीज़ों को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, यानी कि 14.94 इंटू 10⁻11 जूल्स। इसे नोट डाउन करिए, सब चीज़ों को नोट डाउन करिए। 14.94 इंटू 10⁻11 जूल, यानी 14.94 गुणे 10⁻11 जूल्स। ये जूल्स में, अभी हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। होप सो आप लोग नोट कर रहे होंगे, इसे अपने PDF नोट्स में अपनी कॉपी में ऐड ऑन कर रहे होंगे। नोट डाउन हो गया बच्चों? ठीक है, नोट डाउन हो गया। तो अब E बराबर हो जाएगा 14.94 इंटू 10⁻11 यानी 10⁻11 जूल्स को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। तो 1 जूल होगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगी 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 10⁻6 को हम बोल सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। 0.16 ग्राम एक डाई बेसिक एसिड का रिक्वायर करता है 25 ml NaOH सॉल्यूशन को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए, यानी कि न्यूट्रलाइज मतलब ना एसिड की कैरेक्टर है ना बेसिक कैरेक्टर है। तो मॉलिकुलर वेट एसिड का कितना होगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट करिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करूँगी। ऑप्शंस दिए हैं 32, 64, 128 या फिर 256। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 128। हमें पता है नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी होती है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर में। नॉर्मेलिटी 0.1 दी हुई है, गिवन मास दिया हुआ है 0.16 अपॉन इक्विवेलेंट मास गुणे 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 25 ml। 25 से 1000 कट जाएगा कितनी बार? 40 बार। तो ये हो जाएगा ऊपर 0.16 इंटू 40 अपॉन इक्विवेलेंट मास बराबर 0.1। तो इक्विवेलेंट मास ऊपर चला जाएगा, नीचे 0.1 चला जाएगा, बचेगा क्या? 0.16 इंटू 40 अपॉन 0.1। कट पिट क्या आ जाएगा? 400 गुणे 0.16 यानी कि 64। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 64। इसे आप लोग नोट करिए। समझ में आया? नॉर्मेलिटी बराबर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास,
इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर फार्मूले से इक्विवेलेंट मास आ गया 64 के बराबर। अब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 इंटू इक्विवेलेंट मास। 2 क्यों लिया गया है, क्योंकि डाई बेसिक एसिड है इसलिए 2 लिया गया है। तो ये होगा 2 इंटू 64 यानी कि 128 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सल्फाइड्स है जिसका येलो कलर है। ऑप्शन दिए हैं जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड या फिर लेड सल्फाइड। तो CdS का येलो कलर होता है, पीला कलर होता है। जिंक सल्फाइड वाइट कलर की होती है जब प्योर होती है, और ब्लैक कलर की होती है जब अशुद्ध होती है यानी इम्प्योर होती है। इन सबको आप लोग नोट डाउन करिए। प्रीवियस क्वेश्चन भी नोट डाउन करिए कि मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू इक्विवेलेंट मास होगा यानी 64 इंटू 2 128। और किस सल्फाइड का येलो कलर होता है CdS, इसे भी नोट डाउन करिए। लेड सल्फाइड CuS ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। CD ब्लैक, फर्स्ट वाइट और B CdS वो येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का किस पे डिपेंड करता है, मास लेंथ दोनों या फिर किसी पे भी नहीं, तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का होता है T बराबर 2π√L/g, जहाँ L लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्ट्रिंग है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस फॉर्मूले से क्लियर है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ पे यानी कि लंबाई पे। इसे नोट डाउन करिए। नोट डाउन हो गया? हो गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। तो टाइम प्रोपोर्शनल हुआ √L/g के। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि त्वरण जो कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है पृथ्वी के, उस पर केवल डिपेंड करता है। मास यानी कि द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन 2013 का TGT साइंस का 125वां, यदि मॉलिक्यूलर वेट H3PO3 का m है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ये m/2 होगा। इक्विवेलेंट ने वेट निकालने के लिए H3PO3 का फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। इसे नोट डाउन करिए कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। फिर हम देखेंगे कि बेसिसिटी क्या होता है। चूँकि H3PO3 एक डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड क्या होता है, जो डोनेट करे एक बेस में को नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जब हम रिएक्शन देखेंगे तो H3PO3 2H प्लस HPO3 माइनस दे रहा है, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन आयंस दे रहा है बेस को एक एसिड बेस रिएक्शन में। तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/2, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तो ये पेपर ख़त्म हो गया। अब अगला पेपर किस चीज़ का है, UPTGT साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 के हैं। 2013 का पूरा पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, बचे क्वेश्चन इस प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन पानी का मिनिमम कब होगा, तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे।
जब हम देखेंगे डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, जहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हो, तो हमें दिख रहा है 1000 जहाँ डेंसिटी है वहाँ टेम्परेचर कितना आ रहा है 4 डिग्री सेल्सियस। इस ग्राफ को आप लोग बनाइए, कॉपी में बना के मुझे कमेंट करिए। ये कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है, इन्फर किया जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन जीरो कब होगा, जहाँ स्लोप ग्राफ का जीरो है। ग्राफ का स्लोप जीरो कहाँ है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस पॉइंट पे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन जीरो हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेडी स्टेट में क्या होता है, सभी पार्ट्स बॉडी के सेम टेम्परेचर पे होते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन देयर आर नो फ्लो ऑफ हीट, यानी कि किसी भी हीट का यानी कि ऊष्मा का फ्लो नहीं होता है स्टेडी टेम्परेचर पे। स्टेडी स्टेट को हिंदी में साम्यावस्था कहते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं आगे बढ़ूँ। थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे किसी भी हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यानी कि कुछ भी हीट सूखती नहीं है, या नन ऑफ दी अबव। तो थर्ड ऑप्शन सही है कि स्टेडी स्टेट में साम्यावस्था में हीट जो कि एनी स्मॉल एलिमेंट के द्वारा जो रिसीव होती है पाई जाती है वो बराबर होती है जो हीट वो एमिट करता है यानी कि देता है। तो हीट पार्शली रेडिएटेड होती है यानी कि धीरे धीरे निकलती है, और कोई भी नेट हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। क्या नोट डाउन करेंगे आप लोग कि कोई भी एब्जॉर्प्शन यानी कि कोई भी हीट सिस्टम में जाती नहीं है, ठीक है, स्टेडी स्टेट में साम्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 3 है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एक धातु का एक मेटल प्लेट का किस पे डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन करके कमेंट में करिए यस मैम, अब बताइए। हाँ, ऑप्शंस हैं, दो साइड्स के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, तापमान का अंतर है। दूसरा है प्लेट की कितनी मोटाई है, थिकनेस है। तीसरा प्लेट का कितना क्षेत्रफल है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इंटरनल प्रॉपर्टी है मेटल की, यानी आंतरिक गुण है किसी भी धातु का, और ये इंडिपेंडेंट है सभी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी से, सभी भी बाह्य कारकों से ये स्वतंत्र है मटेरियल के। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किससे किससे स्वतंत्र होगा, डायमेंशन, टेम्परेचर यानी कि तापमान, और सभी एक्सटर्नल फैक्टर से। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं क्वेश्चन 4 डिस्कस करूँगी। नोट डाउन करके मुझे बताइए कि हो गया। हाँ, हो गया। कंडक्टिविटी सबसे इंडिपेंडेंट है डायमेंशन से भी, टेम्परेचर तापमान से भी, और बाकी के एक्सटर्नल फैक्टर से भी। ये सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है। वाटर यूजुअली किससे हीट होता है, किससे गर्म होता है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कन्वेक्शन से हीट होता है। वाटर यूजुअली किससे हीट होता है, गर्म होता है, कॉन्वेक्शन से। कॉन्वेक्शन है क्या, एक प्रक्रिया है हीट ट्रांसफ़र की, ऊष्मा के स्थानांतरण की। इसे नोट डाउन करिए कि वाटर किससे हीट होता है, कॉन्वेक्शन से।
जो कि प्रॉपर्टी है, प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र की। बाय द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स खूब तेज़ी से मूव करते हैं फ्लूइड के बीच में, यानी कि फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड क्या होते हैं? जो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, जैसे कि गैस और लिक्विड यानी कि द्रव। जब एक फ्लूइड हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है नीचे से, तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी कि फैलाव होता है लोअर लेयर्स फ्लूइड की, यानी कि नीचे की लेयर्स जो गर्म हो जाती हैं वो लेस डेंस यानी कि हल्की हो जाती हैं। और कोल्डर फ्लूइड यानी कि ठंडा फ्लूइड जो कि भारी होता है, वो बॉयंसी की वजह से नीचे आ जाता है, और जो हल्का फ्लूइड है, हॉटर पार्ट है, वो ऊपर उड़ने लगता है। और जो ठंडा वाला डेंसर फ्लूइड है, भारी फ्लूइड है, वो इसको रिप्लेस कर लेता है, इसकी जगह ले लेता है। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं, यानी दोहराते जाते हैं। जब ये जो अभी ठंडा आया है वो भी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये भी ऊपर उड़ने लगता है, और फिर अगला ठंडा इसे रिप्लेस करता है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गुड एब्जॉर्वर, यानी जो अच्छा एब्जॉर्व करता है ऊष्मा को, वही गुड रेडिएटर है, वही निकालता भी है, जो सोखता है वही निकालता भी है ऊष्मा को। ये किसका कथन है? ये किरचॉफ्स लॉ का कथन है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इसे नोट डाउन करिए, नोट करके मुझे बताइए। किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट आइए देख लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि रेशियो यानी कि अनुपात एमिसिव पावर का एब्जॉर्प्टिव पावर का, यदि अनुपात निकाला जाए एक गिवन वेवलेंथ की रेडिएशन के लिए, तो वो सेम होता है सभी बॉडीज़ के लिए जो सेम टेम्परेचर पे हों। और ये इक्वल किसके होता है? बराबर किसके होता है? उस टेम्परेचर पे जो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, काली बॉडी होती है, उसके इमिसिव पावर के बराबर होता है। इस लॉ से ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि एक बॉडी एब्जॉर्व करेगी एक रेडिएशन को जो कि पर्टिकुलर वेवलेंथ की है बहुत स्ट्रांगली, तो ये एमिट भी उसी रेडिएशन को करेगी, यानी जिसको सूखेगी उसी को एमिट करेगी, यानी बाहर भी निकालेगी। इसे नोट कर लो। नोट हो गया? यस कमेंट करिए। तो इस वजह से अल्टरनेट स्टेटमेंट सही है, यानी गुड एब्जॉर्वर्स गुड एमिटर्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मल कैपेसिटी बॉडी की किस पे डिपेंड करती है? जो ऊर्जा वो देती है, जो टेम्परेचर बढ़ता है, मास यानी कि द्रव्यमान, या फिर वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो ये द्रव्यमान पे डिपेंड करती है थर्मल या हीट कैपेसिटी भी किसी भी बॉडी की। इसे नोट करिए कि किस पे डिपेंड करती है थर्मल कैपेसिटी? ये उस बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, द्रव्यमान पे डिपेंड करती है। और थर्मल कैपेसिटी किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उस बॉडी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसके बराबर होगी। थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है mc, जहाँ c स्पेसिफिक हीट है जो बॉडी का सब्सटेंस है उसका, और m क्या है? मास ऑफ बॉडी यानी कि उसका द्रव्यमान। इसकी SI यूनिट, इसका मात्रक क्या है? जूल पर केल्विन।
J/K। इसे आप लोग नोट डाउन करिए। थर्मल कैपेसिटी बराबर mc, जहाँ sc स्पेसिफिक हीट है, m मास है। तो थर्मल कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी? केवल द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की किस पे डिपेंड करती है? तो स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करती है? ये मास यानी कि द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी कि आयतन, टेम्परेचर यानी कि तापमान, या फिर नेचर यानी कि प्रकृति। तो ये सिर्फ मास यानी कि द्रव्यमान पे डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट। इसका स्पेसिफिक हीट होता क्या है? ये ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है कि कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी बॉडी के 1 किलोग्राम, यानी मास 1 किलोग्राम है, उसका टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर एम एस इंटू डेल्टा टी। एस निकाल लेंगे डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यदि मास 1 किलोग्राम है, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस है, तो एस बराबर किसके होगा? डब्ल्यू क्यू के बराबर होगा। इसे देख सकते हैं। यदि नीचे की क्वांटिटी 1 हो जाए तो एस बराबर डब्ल्यू क्यू हो जाएगा। एसआई यूनिट देख लीजिए स्पेसिफिक हीट की क्या है? ये है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हमेशा एक वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनाएगी, चाहे ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन क्यों ना हो? तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा एक वर्चुअल, जो कि स्क्रीन पे ना ऑब्टेन की जा सके, रियल ना हो, वास्तविक ना हो, उस इमेज को वर्चुअल कहते हैं। और इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनाएगा किसी भी पोजीशन की ऑब्जेक्ट के लिए। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो ऑब्जेक्ट की बनती है वो मिरर से पीछे बनती है, दर्पण के पीछे बनती है, पोल और फोकस के बीच में। इसे नोट करिए। और जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, और ये इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है, और वर्चुअल होती है यानी वास्तविक नहीं होती है। यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए और ये शिफ्ट हो जाए पोल से, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो बनती है वो और छोटी होती जाती है और शिफ्ट करती जाती है फोकस की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर ही है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन क्यों ना हो। इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, दर्पण है। यदि x1 और x2 डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की और इमेज के क्रमशः फोकस से, तब फोकल लेंथ मिरर की क्या होगी? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, जहाँ u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, f बराबर फोकल लेंथ है दर्पण की। इसे नोट डाउन करिए। मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू पुट करेंगे x2,
यू की वैल्यू पुट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की x1, हो जाएगा 1/f बराबर 1/x2 प्लस 1/x1। x1 x2 का लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे। फर्स्ट में ऊपर x1 आएगा, दूसरे में ऊपर x2 आएगा, तो 1/f हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन x1 x2। उल्टा करेंगे f बराबर हो जाएगा x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेडियाई यानी त्रिज्या दी हुई है कर्वेचर की, दोनों सतह एक लेंस की इक्वल हैं, बराबर हैं, आर है, और ये कैसे मटेरियल का बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस आर। पहले कॉनकेव मिरर का ऊपर वाले क्वेश्चन में फोकल लेंथ नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करूँगी। देख लीजिए, फॉर्मूले से 1/f हो जाएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f म्यू की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 माइनस 1, और एक आर की वैल्यू माइनस आर होगी, एक आर की वैल्यू आर ही रहेगी। तो इसको पुट करेंगे 1/r प्लस 1/r यानी कि 2/r, जहाँ म्यू क्या है, इंडेक्स है रिफ्रैक्शन का लेंस की, और r1 r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि दोनों का इक्वल है, r है, और f क्या है, फोकल लेंथ है। तो 1/f बराबर 0.5 2/r हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल होगा ऊपर नीचे, f बराबर r आ जाएगा। फोकल लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, जो कि कर्वेचर का है, दोनों सरफेसेस का बराबर है। फोकल लेंथ भी रेडियस के ही बराबर होगा। इसे नोट डाउन करिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल की किसके लिए सबसे बड़ी होगी, तो ये वायलेट लाइट के लिए सबसे बड़ी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक मटेरियल डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ जो कि यूज़ होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ करता है। म्यूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। गिवन लाइट में वायलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इस वजह से इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वायलेट लाइट की होगी, यानी बैंगनी रंग की होगी। इसे प्लीज़ नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट की और इसकी रियल इमेज जो बनती है कॉन्वेक्स लेंस से, वो कितनी है, वो 4f होगी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट और इसकी रियल इमेज जो बन रही है उसके बीच का डिस्टेंस d है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस से बन रही है। से नोट करिए, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, आंसर दीजिए, तब फिर मैं डिस्कस करूँगी आगे। आप इसका आंसर कमेंट करिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, दूरी लेंस से x है, तो इमेज और लेंस की डिस्टेंस कितनी होगी, d में से x को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, d माइनस एक्स।
लेंस फार्मूला से निकालेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v की जगह पुट करेंगे d माइनस एक्स, u की जगह पुट कर देंगे x। 1/f दोनों का लॉसर निकालेंगे, आ जाएगा dx माइनस एक्स स्क्वायर। पहले में ऊपर x हो जाएगा, दूसरे में माइनस d प्लस एक्स हो जाएगा। x कैंसिल होगा, बचेगा माइनस डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे आप लोग सॉल्व करिए। डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस एफ डी के। इसे सॉल्व करके इसका आंसर ले आइए। यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है, x माइनस डी माइनस एक्स होना चाहिए, x प्लस एक्स नहीं होगा, x माइनस डी माइनस एक्स होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स माइनस डी एफ बराबर 0। हमें पता है श्रीधराचार्य फार्मूला से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कि एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगी। यहाँ पुट करेंगे x बराबर डी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2। रियल वैल्यू x की तब होगी जब डी स्क्वायर माइनस 4df अंडर रूट 0 हो या उससे बड़ा हो। तो डी स्क्वायर माइनस 4df यदि 0 है, डी को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा d माइनस 4f। जब d 4f से ग्रेटर होगा तभी अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तभी रियल वैल्यू आएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 4f से बड़ा हो तब डिस्टेंस रियल वैल्यूज़ आएंगी, और मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो 4f के बराबर हो जाएगी। सो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इसकी रियल इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है वो 4f हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लेंसेज का क्या प्रोड्यूस करता है। इमेजेस ब्लैक वाइट में, कलर्ड इमेजेस जो कि अनअफेक्टेड हों यानी जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के चेंज होने का वेवलेंथ के साथ, या फिर हाईली इनलार्ज्ड इमेज, बहुत बड़ा इमेज। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है आप लोगों ने कि मिनिमम डिस्टेंस 4f होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिला के बनाना एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को, जिसमें इक्विवेलेंट जो आएगा रिज़ल्ट आएगा, उसमें फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा डिफरेंट लाइट्स के लिए। इसको हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं लेंसेज का। इस कॉम्बिनेशन में इमेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इमेज अनअफेक्टेड रहती है। जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदलता रहे वेवलेंथ के साथ, उसके साथ इमेज में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, इंटरफेरेंस किस नेचर को प्रूव करता है। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव को प्रूव करता है। बाकी को ऑप्शंस गलत हैं। लॉन्गिट्यूडनल को प्रूव नहीं करता है, वेव नेचर को प्रूव नहीं करता है, पार्टिकल नेचर जो कि 4th ऑप्शन है उसको प्रूव नहीं करता है। इंटरफेरेंस डिफ़ाइन किया जाता है एक ऐसा फिनोमिनन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या उससे ज़्यादा वेव्स सुपरपोज करते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से एक रिजल्टेंट वेव बनता है जो कि ज़्यादा छोटा या सेम एम्पलीट्यूड का होता है। इंटरफेरेंस है जो कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लाइट किससे पोलराइज हो सकती है। रिफ्रैक्शन से, स्कैटरिंग से, या फिर सभी से। तो सभी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे नोट डाउन करिए।
यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जो कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट में यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, विकिरण, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो लाइट किससे किससे पोलराइज हो सकती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग तीनों से पोलराइज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइट पोलराइज की जाती है मैक्सिमम जब ये इंसिडेंट होती है ग्लास सरफेस पे यानी कि शीशे की सरफेस पे। किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे? तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। जब ये 67 डिग्री 67 डिग्री पे इंसिडेंस होगी आएगी तब ये पोलराइज मैक्सिमम होगी यानी सबसे ज़्यादा पोलराइज हो जाएगी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। हाँ, ब्रूस्टर्स लॉ और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जब भी एक अनपोलराइज लाइट जो कि पोलराइज ना हो वो इंसिडेंट यानी कि आती है बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया यानी दो ट्रांसपेरेंट मीडिया हैं उनकी बाउंड्री के बीच में आती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज होती है। कब पोलराइज होती है? जब आइए आगे इसे जब इलेक्ट्रिक वेक्टर जो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ इंसिडेंस पे, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक राइट एंगल एक दूसरे के साथ बनाते हैं यानी कि 90 डिग्री बनाते हैं रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। तो ब्रूस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाए एक दूसरे से तब माना जाता है कि पोलराइजेशन हुआ है। ठीक है, यानी कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा साइन आई पी अपॉन साइन आर, जहाँ आई पी क्या है? इंसिडेंट रे एट पोलराइजेशन। आर की वैल्यू होगी π/2 माइनस आई पी क्योंकि आई पी और आर मिला के 90 डिग्री बनाएंगे। तो साइन 90 माइनस आई पी हो जाएगा कॉस आई पी, तो साइन आई पी ऊपर कॉस आई पी नीचे हो जाएगा टेन आई पी। तो 67 डिग्री एंगल जो है वो मैक्सिमम पोलराइजेशन पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक जो प्रतिरोध क्षमता होगी एक सेल की, एक आइडियल सेल की, उसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस में भी आपको दिखा देती हूँ। पहले ऊपर वाला नोट डाउन करिए 67 डिग्री वाला। जो मैक्सिमम एंगल कब होगा पोलराइजेशन के लिए? पोलराइजेशन मैक्सिमम तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 67 डिग्री 67 डिग्री होता है। तो आइडियल सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध क्षमता की वैल्यू 0 होती है। आइडियल सेल के लिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी 0 यानी कि वोल्टेज ड्रॉप आंतरिक प्रतिरोध क्षमता के तहत 0 होना चाहिए, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसे नोट डाउन करिए। फिर मैं क्वेश्चन 18 बताऊंगी आप लोग को। नोट डाउन हो गया कि आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम कितना होता है पोलराइजेशन के लिए? 67 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेल्स हैं जिनका वोल्टेज है 1.25 वोल्ट और 0.75 वोल्ट, वो पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा? ये होगा 0.5 वोल्ट। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। डायग्राम देख लीजिए, E1 1.25 वोल्ट है, E2 0.75 वोल्ट है, तो हमें इफेक्टिव वोल्टेज बताना है। किरचॉफ्स लॉ के रूल का यूज़ करके हम निकालेंगे। ओके,
जब हम किरचॉफ्स लॉ के रूल का यूज़ करेंगे तो इफ़ेक्टिव वोल्टेज ग्रेटर वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, निकल आता है। E1 माइनस E2 करेंगे 1.25 माइनस 0.75 यानी कि 0.50 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध क्षमता एक सेल की किस पे डिपेंड करती है। चारों ऑप्शंस मैं आपकी स्क्रीन पे ला रही हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 18 को नोट डाउन कर लीजिए, इफ़ेक्टिव वोल्टेज पैरेलल में कैसे निकालते हैं। चारों ऑप्शंस आपके सामने ला रही हूँ मैं। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यानी इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी पे, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स यानी कि इलेक्ट्रोड्स के क्षेत्रफल पे, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स की प्रकृति पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। इनमें से आपको बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का किस पे डिपेंड करेगा, तो ये सभी पे डिपेंड करेगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे मैं ला रही हूँ, पहले इसे नोट डाउन करिए। तो आपको बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे भी आएंगे, देख लीजिएगा। ऑप्शंस हैं, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड्स का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड्स की प्रकृति, या फिर सभी पे, तो ये सभी पे डिपेंड करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला होता है पी रो एल बाई ए, जहाँ पी रो होता है टेंडेंसी ऑफ पोलराइजेशन, एल होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, ए होता है इलेक्ट्रोड्स का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स का किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा यानी कि क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड्स के, इनके बीच के सेपरेशन यानी कि दूरी पे भी डिपेंड करेगा, नेचर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर, उसकी सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर और उसके तापमान यानी कि टेम्परेचर पर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर, उसकी सांद्रता पर, उसके तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक मेटल में, एक धातु में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दिशा यानी कि डायरेक्शन क्या होती है। प्रीवियस क्वेश्चन का फॉर्मूला और सब कुछ आप नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको डिस्कस करूँगी। ऑप्शंस आइए दिखा देती हूँ आपको। अपोजिट होगा अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में, सेम होगा अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर होगा अप्लाइड फील्ड की यानी 90 डिग्री पे होगा, यानी किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है अप्लाइड फील्ड की। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
प्रोडक्ट यानी कि गुणा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये एवरेज वेलोसिटी है फ्री चार्जेस का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है BD बराबर म्यू ई, जहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और म्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है। इस फॉर्मूले को आप लोग लिखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला BD बराबर म्यू ई, या आप लोग अपने नोट्स में लिखिए। होप से आप लोगों ने लिख लिया होगा। म्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और ई होता है कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि निगेटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनके उल्टे मूव करते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसी दिशा में मूव करते हैं। और हमें पता है कि मेटल यानी कि धातु में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी धातु में अपोजिट होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक वायर है, एक तार है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्षमता 12 ओम है। ये बेंड किया गया है एक फॉर्म ऑफ सर्कल में, यानी कि मोड़ दिया गया है वृत्त के फॉर्म में। इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्षमता 2 पॉइंट्स जो कि इसके डायमीटर के किनारे किनारे रहें कितना होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, 3 ओम्स होगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं। जैसे ही लेंथ सेमी सर्कल का कितना होगा, हाफ होगा टोटल लेंथ का, और जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध क्षमता है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस सेमी सर्कल के वायर का कितना होगा, 12/2 यानी कि 6 ओम्स हो जाएगा। और यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस हैं 6 ओम 6 ओम के, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ दो प्रतिरोधक क्षमता है 6 ओम और 6 ओम की, 2 पॉइंट्स के डायमीटर के सर्कल के, और वो पैरेलल में हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/r इक्विवेलेंट 1/6 + 1/6 होगा। 6 का हम एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, ऊपर 1 + 1 बचेगा यानी 2/6, नीचे आ जाएगा 1/3। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/3, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 ओम्स हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रतिरोधक क्षमता 3 ओम्स हो जाएगी जब दो पॉइंट्स जो कि डायमीटर के किनारे किनारे हैं उन पे लिया जाएगा इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस, तो वो 3 ओम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है नेटवर्क के बीच का, जो 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में रहे उनका इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस हमको निकालना है। आइए मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन नोट डाउन करिए। 3 ओम कैसे आया है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में जब बेंड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी मुड़ाया गया है एक तार को, जो कि वृत्त के फॉर्म में मुड़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग नोट डाउन करिए। तो देख लीजिए इसे। ये दिया है, दो नेटवर्क दिया है ओ ए और बी के बीच का, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो सभी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जो कि सब 3 के बराबर हैं। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, 3 को हम एलसीएम ले लेंगे, लॉसर ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कि 3/3। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर 1 ओम। ये हो जाएगा। तो फिर हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करेंगे, इसे आप नोट डाउन करिए। तो याद रखिए मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने 5 क्वेश्चंस कराए 2013 के प्रीवियस ईयर पेपर और 2011 के टीजीटी साइंस के 23 क्वेश्चन आज मैं कंप्लीट करा दूंगी। 20 सेकेंड आप नोट कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं सेशन को एंड करूंगी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ओके। क्वेश्चन लास्ट आज के सेशन का है, एक गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कब कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये तब कन्वर्ट होगा जब एक लो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। जब हम पैरेलल में लगाएंगे तब एक गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाई रेजिस्टेंस को कभी नहीं लगाना है, ना सीरीज़ में ना पैरेलल में। बाकी के दोनों ऊपर ऑप्शंस गलत हैं। एक्सप्लेनेशन है, चूँकि एमीटर का बहुत ही लेस रेजिस्टेंस होना चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता कम होना चाहिए, तभी वो करंट को पास करने देगा। तो एक गैल्वेनोमीटर को यदि हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हम एक बहुत स्मॉल शंट रेजिस्टेंस को इसके साथ गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाना होगा। तो ये आज के सेशन का एंड था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।